गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोडा ग्लिसरीन और बोरिक एसिड स्प्रिट ड्रॉप्स और क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के बारे में। डिटेल में हम ये सब टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे आपको। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन फॉर ईयर सोडा ग्लिसरीन। सोडा ग्लिसरीन बेसिकली सोडा बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन भी इसे हम बोल सकते हैं, और ये ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। और जो सेरेमन होता है, जो ईयर वैक्स होता है, ईयर ड्रम के बाहर वो कवरिंग करके रखता है, सेरेमन को भी ये सॉफ्ट करता है। इसके इंडिकेशंस है कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया था, ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज है 3 से 4 ड्रॉप्स इन द इन्फेक्टेड ईयर ट्वाइस ए डे। 3 से 5 दिन तक हम इसका लगातार यूज़ करते हैं। हमें इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, रिसेंट ईयर सर्जरी, ये तो बेसिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो मतलब हर एक ड्रग में आपको देखने को मिलेगा ही लगभग। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, उस टाइम पे तो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होती है, मोस्टली मेडिकेशंस। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ड्राइनेस ऑफ ईयर। जैसे कि मैं बोला कि ये ईयर वैक्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है, तो सॉफ्ट करते के साथ साथ वो ईयर ड्राई भी होने लग जाएगा उसी वजह से। इसमें स्टोमक क्रैम्प्स कैसे हो सकते हैं? अगर उस ड्रग का कोई ओरल इनटेक करता है, सोडा ग्लिसरीन का अगर कोई ओरल इनटेक करता है, तो उस केस में स्टोमक क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो जो ड्रग है सोडा ग्लिसरीन वो सीधे ब्लड के साथ फ्लो करती करती हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, वहाँ स्टोमक को अपसेट करेगी। और अगर स्टोमक अपसेट होएगा तो नोज़िया, वोमिटिंग, स्टोमक क्रैम्प्स, ये सब सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। फ्लैटुलेंस, ये फ्लैटुलेंस क्या है? ये है एक्सपल्जन ऑफ गैसेस। मतलब जैसे फ्लैटुलेंस बेसिकली इसका मीनिंग ये है, जैसे हम कुछ गैस एक्सपेल आउट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गैसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो थ्रू द एनएस हम कुछ गैसेस एक्सपेल आउट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। ये बेसिकली कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हम एक्सपेल आउट करते हैं थ्रू एनएस। पेशेंट एजुकेशन वही है, दवाई यूज़ करने से पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि हैंड वॉश करके इसे प्रॉपरली यूज़ करेगा, और कूल एंड डार्क प्लेस पे स्टोर करके रखनी है इसे। नर्सिंग कंसिडरेशन, राइट ऑफ मेडिकेशन प्रॉपरली फॉलो करेंगे हम, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट बीच बीच में चेक करते रहेंगे हम ये ड्रग पेशेंट को देने के बाद। अब हम पढ़ेंगे सोडा ग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्लिसरीन जो होती है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगी तो फिर ज़्यादा मॉइस्चर होएगा ईयर कैनाल के अंदर। फिर उससे क्या होएगा, जो ईयर वैक्स होती है या फिर सीरुमेन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और ऐसे ईयर वैक्स पूरी ईयर कैनाल से रिमूव आउट हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि मैं बताया था सोडा ग्लिसरीन, ये 2 चीज़ों से बना है, एक तो ग्लिसरीन और एक सोडा, जिसका मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये CO2 को रिलीज़ करने लग जाएगा, और जिससे जो सीरेमन है वो लूज़ हो जाएगी और ईज़िली ईयर कैनाल के थ्रू एलिमिनेट और रिमूव आउट हो जाएगी। और ये दोनों ही, सोडियम बाइकार्बोनेट और ग्लिसरीन, ये दोनों ही ल्यूब्रिकेशन का भी काम करती है। ल्यूब्रिकेशन मतलब
वाटर को बहुत अब्जॉर्ब कर लेगी और मॉइस्चराइज करेगी ईयर कैनाल को, और इसकी वजह से क्या होएगा, ईयर कैनाल जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा और जो वैक्स है वो इजीली रिमूव आउट हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ सिरमन और ईयर वैक्स। इन दोनों ही चीज़ों से, ग्लिसरीन और सोडियम बाइकार्बोनेट से, ईयर वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली रिमूव आउट हो जाएगी ईयर कैनाल के थ्रू। अब है बोरिक स्प्रिट ड्रॉप्स। ये बोरिक स्प्रिट ड्रॉप्स बेसिकली दो चीज़ों से बनी होती है, एक तो बोरिक एसिड होता है इसमें और एक अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो होता है वो ईयर को ड्राई करता है और बोरिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया और फंगाई को कम्प्लीटली किल कर देता है और उनकी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। इसका यही काम है, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकना। अब इसके इंडिकेशन, हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया या फिर फंगस का कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ईयर ड्रम्स के अंदर एक छेद हो जाता है और ओटाइटिस मीडिया में यही होता है, और इसके अंदर ईयर डिस्चार्ज भी होने लगता है, वाइटिश कलर का, या फिर पस फॉर्मेशन भी होने लग जाती है और ईयर डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। और जो ईयर डिस्चार्ज इसमें होएगा ना वो वाटरी टाइप का होएगा, पानी टाइप का। और इसकी डोज क्या है, ड्रॉप है ये 4% कंसंट्रेशन में आती है, इसकी कंसंट्रेशन ही 4% होती है। और ये 3 से 4 ड्रॉप्स हम डालें इन्फेक्टेड ईयर्स में और 2 बार डालेंगे हम इसे। 10 दिनों के लिए हम बेसिकली देते हैं इस ईयर ड्रॉप को। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, रिसेंट इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी और रिसेंट ईयर सर्जरी। हाइपर सेंसिटिविटी और ईयर सर्जरी, हाइपर सेंसिटिविटी तो मोस्टली में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हर एक ड्रग में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन मिलेगा आपको, हाइपर सेंसिटिविटी। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, ड्राउजीनेस। नोज़िया वोमिटिंग इसलिए होएगी क्योंकि ये जो ड्रग है ये ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी, ब्लड में डिज़ोल्व होके इसका थोड़ा सा भी पार्टिकल हमारे स्टमक एरिया में गया या फिर जीआई ट्रैक्ट में गया तो फिर नोज़िया वोमिटिंग कोज होने लग जाएगी। और अगर हम इसका ओरल इनटेक करते हैं बोरिक स्प्रिट ड्रॉप्स का तो उसकी वजह से भी नोज़िया वोमिटिंग होने लग जाएगी। हेडेक, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अनकॉन्शियस हो जाएगा लगभग पेशेंट, और वो अपना बैलेंस खो देगा, प्रॉपरली चल फिर भी नहीं पाएगा इस ड्रग की वजह से। डिस्निया बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब पेशेंट को ढंग से सांस भी नहीं आएगी इसमें जब हम पेशेंट को बोरिक स्प्रिट ड्रॉप्स देंगे तब। अब आता है पेशेंट एजुकेशन, वही है बेसिकली, सब में सेम ही है ये हर एक ड्रग का। इसमें है कि पहले जैसे ये ड्रग यूज़ करेंगे उससे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि पहले हाथ अच्छे से धोने हैं, उसके बाद ये ड्रग यूज़ करनी है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि जब हम पेशेंट को इसका यूज़ करने के लिए बोलेंगे तो हमें पेशेंट को साफ मना कर देना है कि उसे अल्कोहल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जब वो ये ड्रॉप्स का यूज़ कर रहा हो, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था
ये बोरिक स्प्रिट बनाया हुआ है बोरिक एसिड और अल्कोहल से, और अल्कोहल ही पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो फिर साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को, तो इसी वजह से हमने उसे साफ साफ मना कर देना है इसके लिए। नर्सिंग कंसिडरेशन वही है कि हम कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट चेक करेंगे कि पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो इस ड्रग की वजह से। ये है बोरिक स्प्रिट ईयर ड्रॉप्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका एक्शन बेसिकली एंटीसेप्टिक होता है। वो कैसे होता है? बोरिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया या फिर फंगी के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगाई को पूरे तरीके से मार देता है। अल्कोहल का एक्शन क्या होता है कि ये ईयर कैनाल को बिल्कुल ड्राई कर देती है, और ये दोनों ही जब कंबाइनली दिए जाते हैं बोरिक स्प्रिट ईयर ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो जर्म्स बैक्टीरिया वायरस है उन्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगी और उनकी ग्रोथ को पूरी तरीके से स्टॉप कर देगी, और इन्फेक्शन को भी कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगी। इन्फेक्शन भी नहीं होने देगी वो कानों में। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आते हैं ट्रॉपिकल एप्लीकेशन फॉर नोज एंड बकल कैविटी। इसमें आता है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? इसका यूज़ हम एंटी बैक्टीरियल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बेसिकली हम जिंजवाइटिस के केसेस में देते हैं, या फिर जिंजिवल इन्फ्लामेशन एंड जो हमारे दांतों की ब्लीडिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस ये होने लग जाती है दांतों के आसपास, तो हम उस केस में इसे देते हैं। अब है इंडिकेशन, हम कब कब इसे दे सकते हैं? पेरियोडोंटाइटिस, इसके केस में भी हम दे सकते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें मतलब जिंजवाइटिस हो जाता है किसी पेशेंट को, उसके बाद ये डिजीज़ कंडीशन होती है। इसमें बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ और जो हमारे दांतों के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है और जो बोन्स है हमारे दांतों के पास में, उनमें डैमेज होने लग जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। इसी वजह से जिंजिवाइटिस तो हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद हम इसे माउथ वॉश के तरीके से भी दे सकते हैं, और जैसे कोई भी डेंटल प्रोसीजर होता है, जैसे दांतों को निकाल देते हैं, उसके बाद भी हम इसे दे सकते हैं। और सोर थ्रोट, ये बेसिकली कोल्ड कफ में होता है सोर थ्रोट, उसमें भी हम इसे देंगे। डोसेज, हम इसे पानी में घोल के नहीं देंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे 15 ml विदाउट डाइल्यूशन इसे लेना है, और 30 सेकंड तक उसे गार्गल करना है, उसको ढंग से प्रॉपरली 30 सेकंड तक इस क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के साथ गार्गल करना है, और ये दिन में 2 बार करना है उसे। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है हाइपर सेंसिटिविटी। साइड इफ़ेक्ट्स है इसके स्टेनिंग ऑन टूथ और टंग सरफेस, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। स्टेनिंग का मतलब है जब दांत पीले हो जाते हैं या फिर भूरे भूरे से हो जाते हैं ना, तो उसके लिए ये भी हो सकता है उसको साइड इफ़ेक्ट। अल्टर टेस्ट कुछ भी फील नहीं होएगा पेशेंट को। फॉर्मेशन ऑफ टार्टर बेसिकली एक प्लेग फॉर्म हो जाता है, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में रह जाता है, कई बार रहता है, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। और ये प्लेग बेसिकली एक दांतों के बाहर एक ऐसी लेयर हो जाती है जो मतलब धीरे धीरे करके दांत को डैमेज करती रहती है। थ्रोट इरिटेशन, पेशेंट एजुकेशन है इसके। हम पेशेंट को बोलेंगे
कि माउथ वॉश को जब गार्गल करें तो वो उस माउथ वॉश को निगले ना। और ये ब्रशिंग के बाद हमें इसे रिकमेंड करना है कि ब्रश करने के बाद ही इसे यूज़ करना है। और सीधे यूज़ करने के बाद मतलब माउथ को सीधे वॉश नहीं करना है, इसके बाद थोड़ा टाइम रुकना है ताकि सॉल्यूशन अपना काम कर सके। थोड़ा बहुत ऐसे 10-15 मिनट रुक के तभी हमें माउथ वॉश करना है। और माउथ वॉश करने के बाद सीधे खाना नहीं खाना, क्योंकि अगर खाना खा लिया पेशेंट ने तो उसके बाद उसे और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है, पीले पीले दांत हो सकते हैं उसकी वजह से। और इसे हम कूल एंड डार्क प्लेस पे स्टोर करके रखेंगे। ये है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक एज ए एंटीसेप्टिक वर्क करेगा। पहले तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होएगी वो नेगेटिवली चार्ज होएगी, उसके साथ ये सीधे बाइंड करेगा नेगेटिवली। जो चार्ज्ड मेम्ब्रेन होएगी बैक्टीरिया की उसके साथ बाइंड करके वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। उससे क्या होएगा, जो भी बैक्टीरिया का कंटेंट था जो बैक्टीरिया के अंदर था वो सब लीक होने लग जाएगा। और जब वो बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल था सब कुछ लीक होने लग गया तो उससे क्या होएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और बैक्टीरिया पूरे तरीके से किल हो जाएगा। यही था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।